ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर दिल्ली से। स्वाति मालीवाल केस में एक अपडेट है। केजरीवाल के माता पिता से अब पूछताछ होगी। दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ करेगी। मुख्यमंत्री आवास में ही पूछताछ होने वाली है। तो स्वाति मालीवाल केस में यह बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। केजरीवाल के माता पिता से भी अब पूछताछ की जाएगी। सुबह 11:30 बजे पूछताछ होनी है। स्वाति मालीवाल ने बदसलूकी का आरोप लगाया और आपको बता दें, आरोप घटना वाले दिन केजरीवाल के माता पिता भी सीएम हाउस में ही मौजूद थे। तो पुलिस इनपुट खंगालने के लिए उनसे भी पूछताछ करने वाली है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम अब मुख्यमंत्री आवास में केजरीवाल के माता पिता से भी पूछताछ करेगी। राज्य से बड़ी खबर, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। आपको बता दें कि एफिडेविट के जरिए ये जानकारी दी गई। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर एफिडेविट। पूजा सिंघल को बताया हेमंत सोरेन का करीबी। मनरेगा घोटाले में निलंबित है आईएएस पूजा सिंघल। सीए सुमन कुमार के पास से 19 करोड़ 76 लाख रुपए मिले थे। कैश में हेमंत सोरेन के हिस्से का भी दावा किया जा रहा है। अवैध खनन में गिरफ्तार पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल से भी हेमंत सोरेन के करीबी रिश्ते बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बताते चले आपको, पूजा सिंघल का कनेक्शन यहाँ पर हेमंत सोरेन से निकला है। तो एफिडेविट के जरिए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है। बता दें आपको कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी हैं। ऐसे में आपको बता दें कि काफी करीबी माने जा रहे हैं पूजा सिंघल और हेमंत सोरेन। और राज्य से एक और बड़ी खबर, मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा। आपको बता दें कि टेंडर कमीशन मामले में पूछताछ होगी। आलमगीर आलम की रिमांड अवधि 5 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। ग्रामीण विकास विभाग में करीब 3000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। रांची के ईडी दफ्तर में आलमगीर आलम से पूछताछ जारी है। तो इससे पहले भी 6 दिनों के रिमांड पर चल रहे थे आलमगीर आलम। 5 दिनों की रिमांड की अवधि और बढ़ा दी गई है। और बताते चले आपको कि जानकारी के मुताबिक आलमगीर आलम पूछताछ में कॉर्पोरेट ईडी को नहीं कर रहे हैं। कई सारे सवालों के जवाब ठीक तरीके से ईडी को नहीं दे रहे हैं। ऐसे में पूछताछ के लिए 5 दिनों के लिए अवधि और बढ़ाई गई है। मुश्किलें मंत्री आलमगीर आलम की बढ़ती हुई दिख रही हैं। बता दें आपको, अब टेंडर कमीशन घोटाले को लेकर के आलमगीर आलम से पूछताछ जारी रहेगी। छपरा से एक बड़ी खबर, इंटरनेट सेवा 25 मई तक बंद रहने वाले। आपको बता दें कि हिंसक झड़प के बाद से ही यहां पर इंटरनेट सेवा बंद है। सुरक्षा को देखते हुए यहां पर यह फैसला लिया गया। बताते चले आपको कि 2 गुटों में यहां पर हिंसक झड़प हुई थी और झड़प के बाद से ही सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन तौर पर यहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इंटरनेट सेवा 25 मई को एक बार फिर से 25 मई के बाद बहाल किया जाएगा यहां पर इंटरनेट सेवा। फिलहाल 25 मई तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। लेकिन चूंकि यहां पर इंटरनेट सेवा बंद है, इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कोचिंग क्लासेस के लिए बच्चे दूर जाकर के क्लासेस ले रहे हैं और ऐसे में आपको बताते चलें, इंटरनेट सेवा बंद हो जाने की वजह से ट्रांजैक्शंस में भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता संतोष गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, देखिए, छपरा में इंटरनेट सेवा 25 मई तक बंद रहने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में क्या परेशानियां वहां पर लोगों को उठानी पड़ रही है? देखिए, सबसे बड़ी परेशानियां पढ़ने वाले बच्चों को है जो कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। लोगों में काफी नाराजगी है। इस तरह के कई मामले आ चुके हैं छपरा में, जब इंटरनेट बंद करने की नौबत आ गई। हालांकि प्रशासन की मजबूरी है, चूंकि ऐसे समय में अफवाह काफी तेजी से फैलती है और इस अफवाह को रोकने के लिए प्रशासन ने ये एहतियातन कदम उठाया है। आज के समय में मोबाइल इंटरनेट सबकी मजबूरी बन गई है और इस कारण से लोग काफी परेशान है। कल हमने वीडियो भी दिखाया था किस तरह से इंटरनेट यूज करने के लिए बच्चे उत्तर प्रदेश तक जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानी जरूर है लोगों को, लेकिन अभी जो वर्तमान हालात है उसको देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। लेकिन सुखद बात यह है कि कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। जिला प्रशासन ने पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। जो घटना स्थल है वहां लगातार पुलिस कैंप कर रही है। कहीं से किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। तमाम जो अफवाहें थी उस पर विराम लग गया है और प्रशासन जो है लोगों से लगातार अपील भी कर रहा है कि किसी तरह की अफवाह न फैलाए, किसी भी माध्यम से अफवाह न फैलाए, क्योंकि अगर अफवाह फैलती तो उस पर कार्रवाई भी होगी।
लोगों की मुसीबत है बढ़ती जा रही, इंटरनेट जैसे जैसे बढ़ रहा है समय, परेशानी उन बच्चों को हो रही है जिनको पढ़ाई करना है या इंटरनेट से पैसा ट्रांसफर करना। वैसे लोग काफी परेशान दिख रहे हैं और इधर उधर जाकर के पड़ोस के राज्य जो है उत्तर प्रदेश में इंटरनेट चल रहा है, वहां जाकर के इंटरनेट चला रहे हैं। संतोष, इस घटना के बाद अभी वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, क्या स्थिति में सुधार है? जी बिल्कुल, स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। डीएसपी स्तर के अधिकारी जो है घटनास्थल के पास कैंप कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, दोनों पक्ष की तरफ से एफआईआर दर्ज, आरजेडी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराई गई है दोनों पक्षों को। तो कुल मिला के अब मामला कानून के जांच के दायरे में है और तमाम लोग जो है अब संयम बरत रहे हैं। कोई किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। पुलिस ने पूरी तरह से स्थिति को अपने कंट्रोल में रखा है जैसा दावा कर रहा है और अभी स्थिति पूरी तरह सामान्य दिख रही है। ठीक है संतोष, नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सिवान में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और इंडिया गठबंधन वाले को पप्पू, गप्पू, सप्पू, लफ्फू और डप्पू की संज्ञा दी। ये युवराज, एक युवराज दिल्ली में है पप्पू और दूसरा बिहार में है गप्पू, उत्तर प्रदेश में सप्पू और बगल के बंगाल में ममता का लफ्फू, एक दिल्ली में पैदा हुआ है डप्पू। ये पप्पू, गप्पू, सप्पू, लफ्फू और डप्पू की सरकार नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री साल भर के लिए एक एक लोग बनाएंगे, अरे 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, ऐसा इस देश में नहीं होगा। इस देश का अकेला पूरे जनता की भावना के अनुसार नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले बिहार में औकात वाली राजनीति अब शुरू हो गई है। साहिबगंज में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक राजू सिंह ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के विधायक के बिकने के आरोप पर उनको चुनौती दी और उनको खरीदने तक की बात कह डाली, जिस पर मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया। कहा कि 2025 के चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि इसकी क्या औकात है। स्टेज से आकर के इस बात को बोलता है कि मेरे विधायकों को खरीद लिया गया, तो मैं आप लोग के माध्यम से उस व्यक्ति को कहना चाहता हूँ, कल उनकी सभा है साहिबगंज में, आप लोग सुना दीजिएगा इस व्यक्ति को, मुकेश सहनी तुम तो शायद मेरे जैसे विधायक को नहीं खरीद सकते, लेकिन अपनी औकात बता दो, एक दिन में तुमको खरीद। पूरे बिहार को पता है कि इसका औकात क्या है। वो लोग टिकट मांगने वाले लोग हैं, हम लोग टिकट देने वाले लोग हैं। ये पूरे बिहार को पता है कि इसका क्या औकात है। रहा की औकात हमारी कुछ नहीं है। हम लोग तो गरीब, पिछड़ा, दलित के हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम गरीब घर में जन्म लिए हैं, संघर्ष करके यहाँ पे पहुंचे। हमारा कहाँ औकात है भाई? हम लोग तो औकात बनाने का कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि गरीब पिछड़ा लोग भी अपने सर उठा के जिए, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लोग बड़े लोग हैं, बड़े घराने लोग हैं। वो लोग तो कभी एक समय था कि हम लोगों के हाथ से पानी नहीं पीता था, उनका निश्चित तौर पर बड़ा औकात है। वो अगले 2025 का जब चुनाव आएगा उस समय पता चलेगा किसका क्या औकात है। मोतिहारी के बड़कागांव हाई स्कूल मैदान में एनडीए की ओर से चुनावी सभा का आयोजन किया गया। मंच पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे और जनता से एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद के पक्ष में समर्थन मांगते हुए पीएम मोदी को एक बार फिर पीएम बनाने की अपील की। भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? भारत जैसे चौराहे पर खड़ा है, जहां हिंदुस्तान के मतदाताओं को तय करना है कि देश विकासवाद की ओर जाएगा या विनाशवाद की ओर जाएगा। हमारा नेता पुल से तय है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 वर्ष देश में हमारी सरकार होगी, इसको हम सबों ने तय किया है। बेतिया के हरनाटाड़ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया और जनता से आरजेडी उम्मीदवार दीपक यादव के लिए वोट की अपील की। साथ ही ये कहा कि सत्ता में आने के बाद जनता से 10 किलो अनाज देने और आरक्षण को कभी खत्म नहीं होने का वादा किया है। तो देखिए यहाँ पर वोट की अपील की, साथ ही ये कहा कि सत्ता में आने के बाद जनता से 10 किलो अनाज देने और आरक्षण को कभी खत्म न होने का वादा किया। तेजस्वी यादव की हरनाटाड़ में सभा, आरजेडी उम्मीदवार के लिए चुनावी सभा की गई। बता दें आपको, यहाँ पर आरजेडी उम्मीदवार दीपक यादव के लिए वोट की अपील की गई है। चुनावी सभा जाना चला कि महागठबंधन से
लालू जी, राहुल गांधी जी, हमनी के सब लोग यहाँ से प्रत्याशी दीपक जी के बनेले बानी ये चुनाव लड़ते रहे और वहाँ लोग से अपील करे आयल बानी एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से भाई दीपक के जिताओ। बेतिया के वाल्मीकि नगर से एनडीए उम्मीदवार सुनील कुमार के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया गया। बिहार के मंत्री मदन सहनी ने गांव-गांव घूमकर लोगों से बीजेपी उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर निशाना साधा। कहा कि मुकेश सहनी मल्लाह और निषाद समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। आज जो उनके साथ तेजस्वी के साथ हमारे वीआईपी के नेता घूम रहे हैं, वह समाज में भ्रम फैलाने का उन्होंने काम किया। लोगों को उन्होंने यह कहा था कि जो हमको आरक्षण देगा हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। तो हम जरा उनसे यह पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आपने उसके साथ गठबंधन कर लिया जो 15 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने एक पंचायत के अंदर में हम लोग को आरक्षण नहीं दिया। एनडीए उम्मीदवार आरके सिंह ने शाहपुर प्रखंड के कई गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया और जनता से देश को मजबूत करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने की अपील की और लोगों से देश के विकास के लिए वोट मांगा। हालांकि आरके सिंह के गांव में पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आरके सिंह का यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने की यहाँ पर अपील की। आरके सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाया। बताते चले आपको, जनता का खूब उनको प्यार मिला। कटोरिया से बीजेपी विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम और बीजेपी नेता किमी आनंद ने जनसंपर्क अभियान चलाया। घर घर जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और वाल्मीकि नगर से एनडीए उम्मीदवार सुनील कुमार के लिए वोट की अपील की और अब की बार 400 पार के नारे को बुलंद करते हुए जीत का दावा किया। ये जो वीरों की भूमि है, थारुओं की भूमि है, उनका जो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति समर्पण है, भाजपा के प्रति समर्पण है, एनडीए गठबंधन के प्रति जो समर्पण है वो अविस्मरणीय है और हमें पूर्ण विश्वास है कि किसी भी सूरत पर यह सीट एनडीए को जाएगी और पुनः तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे और 400 ही नहीं 400 पार करके भाजपा इस बार सरकार में आएगी। गोपालगंज में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के लिए रात्रि चौपाल लगाया और लोगों से वोट की अपील भी की। सुनील कुमार ने चुनाव को लेकर के एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि गोपालगंज समेत पूरे बिहार में एनडीए बेहतर प्रदर्शन करेगा क्योंकि हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारे उम्मीदवार हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो तिरछा पर चुनाव लड़ रहे हैं और 25 को मतदान है, हम समझते हैं कि न सिर्फ गोपालगंज में भारी मतों से उनकी जीत होगी लेकिन एनडीए पूरे सूबे में बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। लेकिन हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। कैमूर में श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार सुधाकर सिंह पर निशाना साधते हुए सुधाकर सिंह को कलयुग का ताड़का बताया और कहा कि पीएम मोदी ने बीजेपी के नौजवान उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को कलयुगी ताड़का का वध करने के लिए भेजा है। सारा देश अपना है, कोई कहीं से आके लड़ सकता है और उनको पता नहीं है मिथिलेश तिवारी जी ने 34 साल पार्टी संगठन में काम किया है, खून पसीना बहाया है, वो कुशल संगठन करता है। वहां तो मोदी जी ने उनको भेजा है मिथिलेश तिवारी जी को कि जाओ वहां कलयुग में भी एक तड़ुका, छोटा मोटा तड़ुका उत्पन्न हो गई है, उसका वध करना है। अब तुम नौजवान हो, तुम ही उसका वध कर सकते हो। और यहां रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।